दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार अध्यापक भर्ती और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहले हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। ऑप्शन है अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, नासिक षड्यंत्र केस। दोस्तों याद रखिएगा, नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या विद्युत वाहिनी। तो सही उत्तर है विद्युत वाहिनी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला क्रांतिकारी संगठन विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें सतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस दिए गए हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र केस ये आपका 1908 में हुआ था, वर्ष याद रखिएगा 1908 में। अहमदाबाद बम केस 1909 में। इसके अलावा देखिए सतारा षड्यंत्र केस 1910 में और पेशावर षड्यंत्र केस 1921 से 27 के बीच हुआ था। तो सही क्रम हो जाएगा DBAC। DBAC ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके बारे में जान लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में, अहमदाबाद षड्यंत्र केस 1909 में, सतारा षड्यंत्र केस 1910 में और पेशावर षड्यंत्र 1921 से 1927 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किससे संबंधित थे? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या मुजफ्फरपुर से? तो सही उत्तर मुजफ्फरपुर। अप्रैल 1908 में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को इन पर बम मारने का कार्य दिया गया। प्रफुल्ल चाकी और बोस पकड़े गए। चाकी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पर अभियोग चला और उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। देख सकते हैं, मेरठ षड्यंत्र घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत कुछ लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें 3 अंग्रेज थे, फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की और मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए
जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू और MC छागला ने पैरवी की थी। अगला प्रश्न है, 4 घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी और अभिनव भारत। तो अभिनव भारत 1904 में गठित हुआ, युगांतर पार्टी 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में और गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हैं 1913 में की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थीं? देखिए, मित्र मेला, अनुशीलन समिति, तरुण इटली। तो सही उत्तर है अनुशीलन समिति, केवल 2। देखिए, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं, जिन्होंने उन्हें सिस्टर निवेदिता नाम दिया। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थीं और अनुशीलन समिति, डांस सोसाइटी, यंग मेंस हिंदू इंडियन यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी और विवेकानंद सोसाइटी से जुड़ी रही। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मार्गरेट नोबेल या सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति से जुड़ी थीं। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन विख्यात थे, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेघरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन है आपके अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही उत्तर चंद्रशेखर आज़ाद ने। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? आपको बताना है। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में सन 1920 से 1934 तक की घटनाओं का और द्वितीय भाग में 1935 से 1942 तक की घटनाओं का विवरण है। सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 को भारत छोड़ा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है सिंगापुर में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आरंभ कर दी गई थी, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए
रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि के मेनन, नित्याम राघवन नागरिक सदस्य और मोहन सिंह और गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो आप जान लीजिए, वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत का गठन 1904 में नासिक में बी.डी. सावरकर के अध्यक्षता में हुआ था। बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थीं। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शेष फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी आप देखिए मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSR के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1931 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला प्रश्न है, सूची का सुमेलन करना है, सूची 1 का सूची 2 से। अनुशीलन समिति तो वारिंद्र कुमार घोष, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, HSRA सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह थे। तो आप देखिए 2, 1, 3 यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही सम्मेलन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1907 में अनुशीलन समिति का वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन किया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में बी.डी. सावरकर ने की। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में HSRA की स्थापना की। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनर्गठन करके इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? तो उत्तर है शहीद द्वीप। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? तो उत्तर है अलीपुर बम मामले में।
अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला। इस प्रकरण में कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अरविंद घोष और वारेंद्र घोष भी शामिल थे, लेकिन उचित साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्र निकाला। रिहाई के बाद अरविंद घोष सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है 1840 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो कूका आंदोलन ये भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। इनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन जो था ये 1840 में भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू किया गया, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न अब आइए जानते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, हरदयाल, ऊधम सिंह या रोशन सिंह। तो सही उत्तर मदन लाल धिंगरा। लंदन में सर कर्जन वाइली को 1909 में ML धिंगरा ने गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था? आपको बताना है। तो उत्तर है सरदार ऊधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न है सर्कुलर एक आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है सर्कुलर एक आज़ादी पत्र जो है ये रामनाथपुरी से संबंधित है। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। 1907 में कनाडा में रामनाथपुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सर्कुलर ए आज़ादी या आज़ादी का परिपत्र बांटा। उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? आपको बताना है। तो 1 नवंबर 1913 को। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की। इस संस्था ने गदर नाम से एक अखबार प्रकाशित किया। गदर अखबार का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ। ये उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी प्रकाशित होने लगा और गदर अखबार के नाम पर ही संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। अगला प्रश्न है लंदन में कर्जन वाइली को 1907 में किसने गोली मारी थी? तो उत्तर है ML धिंगरा, मदन लाल धिंगरा ने। लंदन में कर्जन वाइली को वर्ष 1907 में ML धिंगरा ने गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है।
इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जो है जापानी जलयान था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला जापानी जलयान था। ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी या तटीय समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम भीकाजी रोस्तम के आर कामा ने फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम कामा महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थीं और श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थीं। स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम कामा ने हरा, पीला और लाल राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो सही उत्तर महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? आपको बताना है। तो उत्तर है स्वराज। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के तत्कालीन जिमखाना ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर नेताजी ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की और सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडारोहण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने यात्रा की। तब प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।